आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर इसका बेसिक लेक्चर पढ़ते हैं कि हमने क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डिफाइन करें, ये क्या होती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा बैंक में अकाउंट है, हमसे मुराद हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट है, तो एक उसका हिसाब हम खुद रखते हैं। तो जो हमारे बैंक अकाउंट का हिसाब हम खुद रख रहे हो उसे हम कहते हैं कि कैश बुक बनाई जा रही है। और सेम उसी तरह हमारे बैंक का अकाउंट जिस बैंक में होगा वो बैंक भी उसका हिसाब रख रहा होगा। तो हमारे बैंक अकाउंट का हिसाब जो बैंक रख रहा होता है उसे हम कहते हैं ये पासबुक है। इट मीन्स हमारे बैंक के अकाउंट का रिकॉर्ड जो हमने बनाया यानी कैश बुक, और जो बैंक ने बनाया यानी पासबुक, इन दोनों के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल सेम होनी चाहिए। यानी हमारे हिसाब से अगर बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो बैंक के हिसाब से भी उसके रिकॉर्ड के मुताबिक भी हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ही होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फर्क आ जाए, यानी हमारे हिसाब से तो 1 लाख होना चाहिए, लेकिन जब बैंक से डिटेल मांगी और उसमें देखा तो बैंक के हिसाब से उसमें 90,000 है, 10,000 का फर्क आ गया। तो इस फर्क की वजह मालूम की जाएगी कि क्यों ऐसा फर्क आया, और फिर उसको रिकॉन्साइल किया जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा, यानी कैश बुक और पासबुक का जो रिकॉर्ड है उसे मैच किया जाएगा। तो ऐसी स्टेटमेंट जो हम पासबुक और कैश बुक के रिकॉर्ड को मैच करने के लिए बनाते हैं, उसमें से गलतियां दूर करने के लिए बनाते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पासबुक और कैश बुक की डिफरेंसेस को, डिस्क्रिपेंसीज को ख़त्म करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दी स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू रिमूव, ऐसी स्टेटमेंट जो रिमूव करने के लिए बनाई जाए, दी डिस्क्रिपेंसीज, फ़र्क को, बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, यानी कैश बुक और पासबुक के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसे हम कहते हैं ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है। तो इसके बनाने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस, यानी कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर लो। ये मोस्ट इजीएस्ट मेथड है जो हम पढ़ेंगे। नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, यानी वो गलतियां अगर हमसे हुई हैं कैश बुक बनाने में उसे हम कैश बुक बना के ठीक करेंगे और उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। और नंबर 3 इज करेक्टिंग मेथड। इस मेथड में ये करते हैं कि कैश बुक और पासबुक दोनों के रिकॉर्ड को एट अ सेम टाइम इन सेम स्टेटमेंट बनाया जाता है, ताकि दोनों को आमने सामने रख के कंपैरिजन के साथ बना के मैच किया जाए। तो ये 3 मेथड होते हैं बीआरएस को बनाने के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट आर रीजंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कहता है वजह बताएं किन वजूहात की वजह से कैश बुक या पासबुक में फ़र्क आ जाता है। तो 4 रीजंस है। नंबर 1 इज रॉन्ग डेबिट, यानी कोई बात गलत डेबिट कर दी जाए उससे फ़र्क आ जाएगा। रॉन्ग क्रेडिट, या कोई बात गलत क्रेडिट में लिख दी जाए उससे रिकॉर्ड में फ़र्क आ जाएगा। नंबर 3 इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी हमने किसी को चेक दे दिया, अज्यूम करते हैं मैंने 10,000 का चेक किसी को दिया, तो मैंने अपने रिकॉर्ड में लिख लिया होगा कि मेरे पास से 10,000 रुपये कम हो गए, बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन जिसको चेक दिया वो बैंक में लेकर ही नहीं गया, उससे वो चेक गुम गया या उससे वो चेक फट गया या कोई भी रीज़न हुई, वो उस मंथ के रिकॉर्ड में वो चेक बैंक में लेकर नहीं गया। तो यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, मेरे हिसाब से 10,000 रुपये कम होने चाहिए जबकि बैंक के हिसाब से वो 10,000 रुपये ज़्यादा होंगे। और नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी मुझे चेक मिला तो मैंने अपने हिसाब में लिख लिया कि मेरे पास, फ़र्ज़ करते हैं 20,000 रुपये का चेक था, तो मैंने अपने हिसाब में लिख लिया कि मेरे पास 20,000 रुपये आ गए, मेरे बैंक बैलेंस में 20,000 से इजाफा हो जाएगा।
जो कि मैंने बैंक में जाके जमा करवा दिया, बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन किसी वजह से वो बैंक मेरे अकाउंट में वो पैसे ही जमा नहीं कर सका। हो सकता है जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में ही पैसे ना हो, उस वजह से उसने क्रेडिट नहीं किए, या कोई और इशू की वजह से वो उस चेक की अमाउंट को मेरे अकाउंट में जमा नहीं कर सका। तो इस वजह से फ़र्क आ जाएगा। कैश बुक के साथ जो मैंने रखा उसमें कोई और अमाउंट शो होगी, और जो तो वो साहब जो बैंक रख रहा है मेरे अकाउंट का, उस हिसाब से वहाँ में पैसे कम होंगे। तो ये रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में फ़र्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन पासबुक। पासबुक क्या होती है? तो द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटर्स अकाउंट, डिपॉजिटर्स के अकाउंट का, डिपॉजिटर यानी जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट का रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय बैंक, जो बैंक बनाता है, इस कॉल्ड पासबुक, उसे हम पासबुक कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 5 है डिफाइन बैंक स्टेटमेंट। क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है? पासबुक तो कंप्लीट रिकॉर्ड को कहते हैं, लेकिन उस पासबुक में से किसी खास टाइम पीरियड की डिटेल जो हम बैंक से मांग लें, जैसा मेरे अकाउंट को 5 साल हो गए हैं अगर बैंक में, तो 5 साल के रिकॉर्ड को हम कहेंगे ये पासबुक है। और मैं उससे सिर्फ जुलाई के 2020 का डाटा मांग लेता हूँ बैंक से, तो उसकी जो कॉपी मुझे देगा उसे हम कहेंगे ये बैंक स्टेटमेंट है। तो देखें डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ पासबुक, पासबुक का हिस्सा, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, किसी खास वक्त का, गिवन टू कस्टमर, जो कस्टमर को दिया जाता है ऑन हिज रिक्वेस्ट, उसके मांगने पे, इस कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट, उसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 6 है डिफाइन अनप्रेजेंटेड चेक्स। या मैंने भी आपको डिटेल समझा भी दी कि ऐसे चेक जो हमने किसी को दिए लेकिन वो किसी भी वजह से बैंक में जमा नहीं करवा सका, तो उसे हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। डेफिनेशन देखते हैं, दी चेक्स विच आर इशूड टू क्रेडिटर्स, जो हमने क्रेडिटर को दिए यानी उन लोगों को जिनको हमने पैसे देने थे, बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक्स, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सके, आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स, उन्हें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 7 है डिफाइन अनक्रेडिटेड चेक्स, यानी ऐसे चेक जो हमें मिले या हमने बैंक में तो जमा करा दिए लेकिन बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे वो जमा नहीं हो सके। तो देखें, दी चेक्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ऐसे चेक जो हमने डेटर से रिसीव किए यानी उन लोगों से रिसीव किए जिनसे हमने पैसे लेने थे, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक उसके पैसे कलेक्ट नहीं कर सका, हमारे अकाउंट में जमा नहीं कर सका, आर कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक्स, उन्हें हम अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, डिफाइन द टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मतलब? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज्यादा पैसे निकलवा लेना। ये नॉर्मली करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, यानी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और मेरा करंट अकाउंट है और मैं डेली बेसिस पे तकरीबन बैंक से डील करता हूँ, तो मैं ये सहूलत अवेल कर सकता हूँ कि मुझे अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो मैं 1 लाख से कुछ ज़्यादा अमाउंट निकलवा लूँ। उसके लिए मुझे बैंक को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और मैं ज़्यादा पैसे निकलवा सकूँगा। मिसाल के तौर पे मेरा बैंक अकाउंट, बैंक में करंट अकाउंट है और मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने बैंक से रिक्वेस्ट करके उसमें से 1,20,000 निकलवा लिए, यानी 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने बैंक से ले ली। तो जो एक्स्ट्रा रकम मैंने जो निकलवाई है उस अमाउंट से ज़्यादा जो मेरे बैंक में ऑलरेडी मौजूद थी, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट यानी 20,000 को हम कहेंगे कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो डेफिनेशन देखते हैं, दी फैसिलिटी इन विच, ऐसी सहूलत जिसमें बैंक अलावा कस्टमर, कस्टमर को इजाज़त दे देता है टू विड्रॉ मोर अमाउंट, कि वो ज़्यादा पैसे निकलवा लें, देन दी अवेलेबल अमाउंट, उस रकम की निस्बत जो उसके अकाउंट में मौजूद है, इन हिज अकाउंट, इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। दिस फैसिलिटी इज आल्सो कॉल्ड रनिंग फाइनेंस, इसे रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं, एंड इज ओनली अवेलेबल टू करंट अकाउंट होल्डर, और ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को अवेलेबल होती है।